आज से 30 साल पहले सिर्फ ख्याल ही थे जो डिट्रैक्ट करते थे। अब 40,000 ख्याल और 40,000। जब आप जो काम कर रहे हो आप टोटल फोकस, मुकम्मल यकसुई के साथ करें, और मुकम्मल यकसुई के साथ करने के नतीजे में ही लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिटेशन क्या चीज़ है? मुराकबा नाम सुना होगा उर्दू में कुछ लोगों ने, हिंदी में भी। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो पिछले तकरीबन 10 से 15 साल के अंदर वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बात की जाती। नेपाल, जहाँ पे मंक्स हमारे कुछ दोस्त जो बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी इस चीज़ को करते हैं, मेडिटेशन को। और इसके बारे में शायद मुसलमानों में कईयों में ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि शायद ये गैर इस्लामी है या कुछ ऐसा। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि इसका इस्लाम या गैर इस्लामी होने से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका इंसान से ताल्लुक़। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो अगर हमें याद हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबूस हुए तो उससे पहले वो भी एक गार में कुछ अरसे के लिए इबादत के लिए गए हुए थे और वो लोगों से सेपरेट थे, और वहाँ पे अलहदा बैठ के वो याद करते थे, अपने आप पे गौर करते थे और अपने खालिक पे गौर करते थे। ये भी मेडिटेशन की एक किस्म है। सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। इसी तरह रमज़ान के अंदर हमें इत्तिकाफ़ पे बैठने का मौका मिलता है, 10 दिन का वक्फ़ा मिल जाता और उसको सेपरेट कर दिया जाता है हमें अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, अपने सोशल सर्कल से अलग किया जाता है। वहाँ पे ये मौका अल्लाह ताला देता है कि वो ताल्लुक़ बने अल्लाह से भी और अपने आप से भी। इस्लाम के अंदर अपनी ज़ात पे गौर करने का बहुत ज़्यादा एम्फसिस है, बहुत ज़्यादा ज़ोर डाला गया, लेकिन इस चीज़ के बारे में उम्मीद तौर पे बात नहीं की जाती। ये तो एक इस्लामी मिथ थी जो मेरे ख़्याल में कि जिसके बारे में समझा जाता है कि शायद इसका कोई दीनी लिहाज से शायद ये मुनासिब बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन वक्त की ज़रूरत बन चुकी। वो कैसे? वो इस वजह से कि आजकल हमारे जहन में, ये मैं नहीं कहता, ये हार्वर्ड की और बेशुमार अब तो और भी हज़ारों की तादाद में रिसर्चेज होती जो बता चुकी हैं कि जो कम से कम एवरेज ख्याल है जो एक इंसान के जहन में है, जो एक दिन के अंदर आता है, वो 40,000 है। 60,000 भी आते हैं कुछ लोगों को ख्याल रोज़ाना। आप इसको हिसाब लगाइए कि कितने ख्याल हमें पिछले आधे घंटे में जब हम फ़ारग बैठे हुए थे तो आए थे। अब वो सारे ख्याल क्या हम चाहते थे कि आएँ? नहीं। बहुत सारे ख्याल जो उनसे हैं वो बस आ जाते हैं, और वो ख्याल के आते ही या तो आपको गुस्सा आ जाता है, या आप गमगीन हो जाते हैं, या आपको अफसोस आता है, या फ्रस्ट्रेशन ले आते हैं। खुशी के भी ख्याल आते हैं लेकिन थोड़े कम आते हैं। ज़्यादातर आपको वो ख्याल आते हैं, वही बात पूरे दिन में याद आती है जो 100 में से एक ख़राब हुई थी। 99 बातें जो अच्छी हुई थी वो अमूमी तौर पे बैक एंड पे चले जाती हैं, और एक बात, यार उसने मुझसे ये बात क्यों कही, और वो बात क्यों कही, अपने आप से अगला सवाल होता है कि हाँ इसलिए कही होगी। फिर दिमाग एक दलीलों का सिलसिला शुरू कर देता है और वो वकील बन जाता है। गौर कीजिएगा, हमारा दिमाग एक ऐसा वकील है जो कातिल के भी साथ है और मकतूल के भी साथ है। आप जिस तरफ से इसको सोचना चाहें ये आपको दलीलें देना शुरू हो जाएगा। तो बाज़ का सच गुम हो जाता है। अपने दिमाग को साइंसदान बनने का मौका दीजिए जिसमें वो सच की तलाश करता है। और मुसलमानों के बारे में अगर यहाँ फ़र्ज़ करें, कोई भी बंदा जो सच जानना चाहता है उसकी खालिस ख्वाहिश ये होती है कि वो सच जानना चाहता है, सिर्फ़ अपने किसी ख्याल की दलील नहीं चाहता। ज़्यादातर हमारी जो सी बहस है वो अमूमी तौर पे इस तरह की बन चुकी है कि हम सच की तलाश नहीं कर रहे होते, हम दलील चाह रहे होते हैं कि जो मैं कह चुका हूँ या जो मेरी पोजीशन है या जो मेरी राय है इसके हक़ में मैं क्या बोल सकता हूँ, और हम वकील बन जाते हैं।
वकील बनने में कोई बुरी बात नहीं, मैं वकालत के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी गुजारने का तरीका वकालत नहीं है। ज़िंदगी गुजारने का तरीका कार एज अ साइंटिस्ट सोचने का, सच की तलाश में। क्योंकि सिर्फ सच जो उनसा है वो आपको ग्राउंड बेस लेवल फराहम करता, बाकी सारी दलीलें और पोजीशंस जो उनसी हैं वो कच्ची ग्राउंड हैं, वो आप उन पे खड़े नहीं हो सकते। कुछ अरसे के बाद आपको पता चलता है हाँ मेरी राय जो उनसी है वो इतनी ठीक भी नहीं थी, दूसरे की भी राय ठीक थी, लेकिन उस वक़्त आपकी ईगो आपको इजाज़त नहीं देती कि आप उसकी उस बात को मानें या उसे बताएं कि भाई हाँ उस वक़्त मैंने बात की थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये तो दूसरे के साथ ताल्लुक़ है। हमारा जहन जब इतने ख्यालों में घिरा होता है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं या स्टूडेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं तो वो किताब की तरफ देखते हैं लेकिन जहन बिखर जाता है, वो कोई ख्याल जहन में आ जाता है, ओहो ये तो काम किया ही नहीं था, ये तो बात मैंने बताई नहीं थी। नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं तो अचानक ख्याल आता है, ओहो चूल्हे पे तो ये फ़लानी चीज़ रह गई थी, या पता नहीं मैंने उसके पैसे देने थे, या मैंने फ़ोन तो किया ही नहीं। और जो ही इस्लाम फेरते हैं तो सबसे पहले वो काम करना शुरू करते हैं, नमाज भी उन्हीं ख्यालों में चली जाती। खुराक खा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं तो पूरा खाना खा चुके होते हैं और बाद में थोड़ी देर बाद याद ही नहीं होता कि खाना क्या खाया था। अगर नमाज को सही मानों में लिया जाए तो जब आप अपने रब के सामने खड़े हैं तो उस वक़्त आप ये जानें कि मैं अपने रब को देख रहा हूँ, या दूसरी सूरत में वो आपको देख रहा है। और आप मुकम्मल तौर पे हाज़िरी के साथ अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं 5 वक़्त में, तो आपको शायद सेपरेट मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही प्रैक्टिस बहुत है जिसके अंदर जहन ख़यालों की उस जंजीर को तोड़ देता और आपको थोड़ी देर के लिए लम्हे मौजूद में खड़ा होना आ जाता। इसी वजह से नमाज में या कुरान में नमाज कायम करने का हुक्म है, नमाज सिर्फ पढ़ने का नहीं कहा जाता। ये एक कैफियत है जिसको तारीक़ करना है और उस वक़्त आपने टोटली अपने आप को डिटैच करना है जहन को बाकी तमाम चीज़ों से। और ये असूल इस वजह से इस्लाम में सिखाने की कोशिश की गई कि दुनिया का कोई भी काम सही तरीके से अगर करना है तो उसका यही तरीक़ाकार कि जब आप जो काम कर रहे हो आप टोटल फोकस, मुकम्मल यकसुई के साथ करें। और मुकम्मल यकसुई के साथ करने के नतीजे में ही लोग आइंस्टाइन बनते हैं, लोग दुनिया की डिस्कवरीज करते हैं। हमारे मुसलमानों में और हर किस्म के लोगों के अंदर जो भी साइंटिस्ट थे वो थे जो अपने मकसद के बारे में यकसुई एक पॉइंट के ऊपर उन्होंने अपना फोकस किया था, बाकी चीज़ों से उन्होंने अपना जहन सेपरेट किया। अब इतने ज़्यादा 40,000 से ज़्यादा ख्यालों की मौजूदगी में, व्हाट्सएप की मौजूदगी में, फेसबुक की मौजूदगी में, इंस्टाग्राम, ट्विटर की मौजूदगी में, ये ख्यालों के अलावा 40,000 नोटिफिकेशन भी हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आज से 30 साल पहले सिर्फ ख्याल ही थे जो डिस्ट्रैक्ट करते थे। अब 40,000 ख्याल और 40,000 व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, फेसबुक, लोगों की पोस्ट्स, वो सारी चीज़ें आपके ख्यालों को बखेरती जाती और आप जो करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा वक़्त मिलता है सोचने को। आप 4 घंटे एक काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप कभी हकीकत में गौर कीजिएगा उस पे जो वक़्त आपने सर्फ किया होगा उस 4 घंटे में वो शायद 20 से 25 मिनट हो। लेकिन अगर आप मेडिटेशन करने में कामयाब हो जाएं तो आप अपने थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा काम करने में कामयाब हो जाएं। मैं सोशल मीडिया इन तमाम चीज़ों का मुखालिफ नहीं, अभी भी मैं आपसे मुखातिब हूँ तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही, लेकिन ये वो वाला काम है जो जब ज़रूरत पड़े तो किया जाए। अगर ये हर वक्त चल रहा है तो हम ज़रूरत का काम नहीं कर सकते। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल देता हूँ, किसी जगह मैंने सुनी थी और बड़ी अच्छी है कि अगर ये मेरा हाथ है और मैं चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे रहे तो अच्छी बात है, ये मेरी सुन रहा है, लेकिन ये हाथ अगर अपनी मर्ज़ी से दाएं बाएं ऊपर नीचे होता रहता है तो ये बीमारी है। लेकिन हमारा जहन, अगर मैं चाह रहा हूँ कि वो एक जगह फोकस करे लेकिन वो नहीं होता, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे होता रहता है, तो क्या ये बीमारी नहीं? इसको ठीक करने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत।
या नमाज कायम करें, या अपने कोई भी जो काम आप फोकस से करते हैं उसमें मुकम्मल यकसुई हासिल करें। लेकिन कोई भी काम को यकसुई से करने के लिए पहले अगर जहन को प्रैक्टिस के ज़रिए, मेडिटेशन के ज़रिए यकसुई करना सिखा दी जाए तो वो आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती स्किल बन सकती। और इत्लान अर्ज़ है कि दुनिया के इस टाइम बहुत बड़ी तादाद के वो लोग जो इस टाइम दुनिया के बिज़नेस लीडर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, वो सब मेडिटेट करते हैं। और अगर यकीन नहीं आता तो आप इस बात को रिसर्च भी कर सकते हैं और आप हैरान होंगे कि वेस्ट के अंदर भी बहुत रिवाज है, इंडिया के अंदर भी ये रिवाज है, पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन कम है। मैं कोशिश ये करूँगा कि जिन लोगों को मेडिटेशन से रिलेटेड थोड़ी सी इंटरेस्ट है, इसको कैसे किया जाता है और मैं एज अ स्टूडेंट जो इसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ वही मैं आपसे भी शेयर करूँ। और अगर आप ये करने में कामयाब हो जाएं तो एक चीज़ जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ वो ये कि आपका जो IQ इसको करने से पहले था, कम से कम उसमें 10 पॉइंट का इजाफा हो जाता है सिर्फ 3 महीने अगर आप मेडिटेशन प्रॉपरली कर लेते हैं। अब ये IQ 10 पॉइंट को इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन इट मैटर्स अ लॉट जब आप एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में हैं। आपकी मेमोरी कई गुना बेहतर हो जाती है, आपको एक दफ़ा चीज़ पढ़ के ज़्यादा देर याद रहती है, समझ जल्दी आती है, आप अपना ना सिर्फ वक़्त बचाते हैं, आप लोगों के लिए भी एक फ़ायदेमंद और मुफीद शख्स बन जाते हैं, जो लोगों के लिए भी आसानी पैदा कर सकता है, उनको चीज़ें समझा सकता है और उनके काम आ सकता है। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।